हेलो दोस्तों, स्लीपी क्लासेस में आपका स्वागत है। डेली मेंस आंसर राइटिंग में आज हम डिस्कस करेंगे वन हेल्थ अप्रोच के ऊपर आधारित एक सवाल को। वन हेल्थ अप्रोच एक ऐसा टॉपिक है जो आपके जनरल स्टडीज 1, जनरल स्टडीज 2, जनरल स्टडीज 3 तीनों में से किसी भी पेपर में पूछा जा सकता है बिकॉज ऑफ द इंटरलिंकेजेस और बिकॉज ऑफ द इंटरफेस बिटवीन डिफरेंट टॉपिक्स। और 3 इंपॉर्टेंट टॉपिक इसके अंदर कवर होते हैं। एक है हेल्थ, दूसरा है बायोडाइवर्सिटी एंड एनवायरमेंटल कंजर्वेशन और तीसरा है गवर्नमेंट पॉलिसीज। तो क्योंकि ये बहुत सारे टॉपिक्स इंटरलिंक यहाँ पे हो जाते हैं, साइंस एंड टेक्नोलॉजी के कुछ टॉपिक्स जैसे कि एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस इसमें इंटरलिंक हो जाते हैं। इस वजह से ये आप हैरान ना होएं कि अगर ये GS1, GS2, GS3 किसी में भी एक में से पूछा जाए आपसे, बिकॉज दिस इज द टाइप ऑफ क्वेश्चंस दैट कम इन एनी ऑफ द 3 पेपर्स। तो इसीलिए हम आज इस इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट को डिस्कस करेंगे। इसके ऊपर डेवलप्ड एक क्वेश्चन को यहाँ देखेंगे। देखिए, वी हैव 2 टाइप्स ऑफ डिस्कशंस हेयर दैट वी हैव। नंबर 1 इज जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हम डिस्कस करते हैं। अभी फॉर एग्जांपल एथिक्स में हम प्रीवियस ईयर के कोट्स देख रहे हैं, कोटेशंस देख रहे हैं, स्टेटमेंट्स देख रहे हैं, उनकी एक्सप्लेनेशन देख रहे हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट देयर आर क्वेश्चंस जो हम कंटेम्प्रेरी इशूज यानी कि 2 years के अंदर जितनी भी न्यूज़ चल रही हैं, जो भी इश्यूज चल रहे हैं उनके ऊपर कवर करते हैं। और कंटेम्प्रेरी इश्यूज कैन बी एज लॉन्ग बैक एज 5 years प्लस। रीजन बीइंग कि हम मेंस के पेपर को एग्जामिन करेंगे, तो अगर आप ईयरली करंट अफेयर्स पढ़ के जाते हैं, बहुत सारी मैगजीन्स वगैरह पर आप पढ़ के जाते हैं ईयरली करंट अफेयर्स वाली, आप जब एग्जाम के अंदर जाओगे आप देखोगे कि उसमें से कुछ भी नहीं आया। अगर आया है तो 1 या 2 सवाल 20 में से। तो प्रॉब्लम कहाँ हो जाती है? प्रॉब्लम हमारी प्रिपरेशन स्टेज के अंदर हो जाती है। हमें जो भी इश्यूज पिछले 5 सालों में, अब ऐसे तो कवर करना बहुत मुश्किल है, लेकिन ब्रॉड इश्यूज की लिस्ट हमें बना के रखनी चाहिए हर एक सब्जेक्ट के अंदर, एनवायरनमेंट के अंदर, साइंस के अंदर, इंटरनल सिक्योरिटी के अंदर। आप ऐसे सब्जेक्ट चूज करें जो हाईली स्कोरिंग है। तो हाईली स्कोरिंग में आपके इंटरनेशनल रिलेशंस आ गया, इंटरनल सिक्योरिटी आ गया, जिसमें 4 क्वेश्चन पक्का है और थीम्स वैसे ही हमें पता होती हैं। गवर्नेंस ऑल्सो हाई स्कोरिंग टॉपिक, बट यू हैव टू हैव स्पेसिफिक प्रिपरेशन फॉर दैट। तो ये चीजें आप थोड़ी सी इंकॉर्पोरेट करने की जरूर कोशिश करें। सोशल सेक्टर को अच्छे तरीके से प्रिपेयर करेंगे तो मेंस में डेफिनेटली आपको अच्छे रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे। बहरहाल आते हैं वापस आज के डिस्कशन पे। आज हम वन हेल्थ अप्रोच की बात कर रहे हैं। क्वेश्चन कहता है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड by One Health approach? What are the challenges in implementing this approach? Comment. Now, 2 पार्ट है इस क्वेश्चन के और आपको कमेंट करने के लिए कहा गया है। कमेंट करने से थोड़ी बहुत फ्रीडम हमारे पास आ जाती है कि हम किसी भी डायरेक्शन में बात को ले जा सकते हैं, यानी आंसर की डायरेक्शन को मोल्ड कर सकते हैं। लेकिन 2 चीजें, 2 things that we have to particularly remember here is कि नंबर 1, you have to address the demand of the question. That means you have to explain to the examiner what is One Health एंड थोड़ा सा उसमें डिटेल देना पड़ेगा आपको। और दूसरा, चैलेंजेस को भूलना मत। ऐसा ना करना कि वन हेल्थ के बारे में इधर उधर की सारी बातें लिख दी और चैलेंजेस वाला पार्ट आपने नहीं लिखा। क्योंकि अगर सिंपल लॉजिक से जाया जाए तो if this is a 10 marker, then I can say safely that 4 marks will be rewarded और 4 marks will be awarded for the challenges perspective। तो इसीलिए हमें यह ध्यान रखना होगा कि हम दोनों क्वेश्चन की दोनों पार्ट्स के डिमांड को मीट करें। वन हेल्थ को बहुत ही ज्यादा इस्तेमाल किया जा रहा है इस शब्द को 2019-18 के डिस्कोर्स से ही, इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ द जूनोटिक डिजीजेस। व्हाट आर जूनोटिक डिजीजेस? जूनोटिक डिजीजेस जो ओरिजिनेट हो रहे हैं हमारे जूलॉजिकल वर्ल्ड में, यानी हमारे एनिमल्स के अंदर, हमारे इन्वायरमेंट के अंदर जो वाइल्ड लाइफ है वहां से ये आ रहे हैं। अब चाहे वो पेट एनिमल्स में हो या वाइल्ड एनिमल्स में हो, जूनोटिक डिजीजेस मींस एनिमल से ओरिजिनेट होने वाले पैथोजेंस के द्वारा किए गए डिजीजेस। अब 2020 के बाद से, कोविड के आने के बाद से ये और भी ज्यादा प्रोमिनेंट हो गया है कि हम वन हेल्थ अप्रोच को ध्यान में रख के चलें। बेसिकली वन हेल्थ अप्रोच इज 3 चीजों का इंटरफेस या 3 चीजों का कॉम्बिनेशन, दैट इज नंबर 1 एनवायरनमेंट, नंबर 2 वाइल्ड लाइफ एंड नंबर 3 ह्यूमन हेल्थ केयर। ठीक है, तो ह्यूमन हेल्थ, वाइल्ड लाइफ या एनिमल हेल्थ और एनवायरनमेंट कंजर्वेशन, ये तीनों का जब एक ही पॉलिसी के अंदर आप तीनों को ध्यान में रख के पॉलिसीज बनाते हैं, जब तीनों को ध्यान में रख के आप अपने हेल्थ पॉलिसी, हेल्थ सेक्टर की पॉलिसीज बनाते हैं, वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन की पॉलिसीज बनाते हैं, एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन की पॉलिसीज बनाते हैं, तो उसे कहा जाता है वन हेल्थ अप्रोच। सो वन हेल्थ अप्रोच इज अप्रोच टू डिजाइन एंड इंप्लीमेंट प्रोग्राम, पॉलिसीज, लेजिस्लेशन। ये मैं
वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की जानिब से दे रहा हूं, मतलब वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जिन्होंने ये टर्म इस्तेमाल की है वन हेल्थ की, उसी के वेबसाइट से मैं आपको डेफिनेशन दे रहा हूं कि इट इज एन अप्रोच टू डिजाइन एंड इंप्लीमेंट प्रोग्राम, पॉलिसी, लेजिस्लेशन, रिसर्च इन विच मल्टीपल सेक्टर्स कम्युनिकेट टू अचीव बेटर पब्लिक हेल्थ आउटकम्स। एंड क्या इंटरफेस यहां पे होना जरूरी है? एनिमल ह्यूमन एनवायरमेंट इंटरफेस। रीजन बीइंग कि आपकी जो भी इंटरलिंकेजेस हैं हेल्थ केयर सिस्टम्स के साथ वो यहां पे देखने को मिलती है। बहुत सारी एग्जांपल्स मैं आपको यहां पे दे सकता हूं। एग्जांपल के तौर पे हम देखते हैं कि देयर हैज बीन एनिमल हस्बेंड्री एक सेक्टर है, ठीक है, एनिमल हस्बेंड्री एक सेक्टर है। एनिमल हस्बेंड्री में कई बार कुछ ग्रोथ हार्मोन्स का या ग्रोथ एंजाइम्स का इस्तेमाल किया जाता है, जैसे ऑक्सीटोसिन। अब ये ऑक्सीटोसिन जो है ये ग्रोथ को जल्दी डेवलप करती हैं और मोर मिल्क प्रोडक्टिविटी प्रोवाइड करती हैं मिल्क एनिमल्स के अंदर। अब जब आप ऑक्सीटोसिन का इस्तेमाल अपने कैटल के लिए अपने एनिमल हस्बेंड्री के अंदर करते हैं तो पहली बात तो एनिमल्स के अंदर इसके दुष्प्रभाव या गलत प्रभाव देखे जाते हैं। दूसरी बात, जब यही ऑक्सीटोसिन लेस्ड मिल्क ह्यूमंस कंज्यूम करते हैं तो ह्यूमंस के ऊपर इसके गलत प्रभाव देखने को मिलते हैं, हार्मोनल इंबैलेंस देखने को मिलता है, हेल्थ सिचुएशन जो है वो डिटीरियोरेट हो सकती है। और जब यही ऑक्सीटोसिन से जो वेस्ट बन रहा है वो एनवायरनमेंट में रिलीज होता है तो वो आपकी पूरी फूड चेन के अंदर धीरे धीरे इनकॉर्पोरेट होने लगता है। तो यही एक एग्जांपल है एनवायरनमेंट, एनिमल हेल्थ और ह्यूमन हेल्थ की, जिसको हमें ध्यान से देखना होगा वन हेल्थ अप्रोच के अंदर पॉलिसीज बनाते वक्त। ठीक है, तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप इस चीज को ध्यान में रखें। अब सेम आप एंटी माइक्रोबियल या एंटी बायोटिक्स अगर उन कैटल को प्रोवाइड करते हो या उन एनिमल्स को प्रोवाइड करते हो जिनके प्रोडक्ट्स ह्यूमन कंजम्पशन के लिए इस्तेमाल होंगे, तो एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस यानी कि हमारे शरीर के अंदर के जो बैक्टीरिया हैं या पैथोजेंस हैं उनकी एंटी माइक्रोबियल या एंटी बैक्टीरिया के प्रति जो रेजिस्टेंस है वो बढ़ती चली जाएगी, और जैसे ही वो बढ़ती चली जाएगी वो हेल्थ को और भी ज्यादा हमारे वल्नरेबल कर देगी, हमारी इम्यूनिटी को और भी ज्यादा कमजोर कर देगी। तो ये चीजें हमें ध्यान में रखनी है जब हम हेल्थ पॉलिसीज बनाते हैं, इसी को वन हेल्थ अप्रोच कहते हैं। अब 2022 के अंदर 4 संस्थाओं ने, 4 ऑर्गेनाइजेशंस ने एक जॉइंट एक्शन प्लान तैयार किया 2022 से लेके 2026 तक। ये 4 ऑर्गेनाइजेशंस हैं, यहां प्रीलिम्स का भी एक इंपॉर्टेंट फैक्ट आ जाता है आपके सामने। यूनेप, यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम, WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, FAO फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन और वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एनिमल हेल्थ। अब आपने मुझे इनमें से बताना है कमेंट सेक्शन के अंदर कि विच ऑफ दीज 4, इनमें से, इन चारों में से कौन सी एजेंसी यूनाइटेड नेशंस की स्पेशलाइज्ड एजेंसी है। यू हैव टू टेल मी, आई विल नॉट टेल यू, सब कुछ मैं थोड़ी ना बताऊंगा। प्रीलिम्स पास आ रहा है तो मेंस के थ्रू भी प्रीलिम्स की प्रिपरेशन हमने ध्यान से करनी है। इनमें से कौन सी एजेंसीज यूनाइटेड नेशंस की स्पेशलाइज्ड एजेंसी है। अगर आप चाहे तो, ये मैंने वैसे रेफरेंस के लिए दिया है ये चीज, जिसमें 6 एक्शन ट्रैक्स ऑन वन हेल्थ, यानी कि किन चीजों के प्रति काम करना है वन हेल्थ अप्रोच के अंदर, उसका एक फ्लो चार्ट बनाया है। आप आंसर में इसे इंक्लूड करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, अदरवाइज इसके बिना भी चल जाएगा, बिकॉज हमारा अप्रोच जो है वो अलग होने वाला है। हमने चैलेंजेस के बारे में भी बात करनी है। तो वन हेल्थ के अंदर किन चीजों के ऊपर ध्यान देना होगा? नंबर 1, डिजीज कंट्रोल के ऊपर ध्यान देना होगा। 60% जो हमारे इन्फेक्शियस डिजीजेज है ह्यूमंस के अंदर, और नए न्यू डिजीजेस जो हमने देख रहे हैं उसमें से 75% ओरिजिनेट होते हैं एनिमल्स में। और न्यू डिजीजेस जिनके अभी नाम भी नहीं पता है, जिनका अभी हमें जेनेटिक स्ट्रक्चर भी नहीं पता है, जिनके पैथोजेंस के बारे में हमें ज्यादा जानकारी भी नहीं है, ऐसे बहुत सारे डिजीजेस आने वाले समय में एनिमल किंगडम के थ्रू आ सकते हैं। और इसके बहुत सारे एग्जांपल्स हमारे पास मौजूद है। कोविड-19 हो गया, नीपा वायरस हो गया, मंकी पॉक्स हो गया, काइसनूर वायरल डिजीज हो गया, ये सारे डिजीजेस इसी तरीके से जूनोटिक डिजीजेस हैं। तो हमें वन हेल्थ अप्रोच के अंदर सबसे पहले तो डिजीज सर्विलेंस, डिजीज मॉनिटरिंग, एपिडेमियोलॉजी, इन सब चीजों के ऊपर काम करना होगा। एपिडेमियोलॉजी मतलब जो भी वायरस आता है, पैथोजेंस आते हैं, उनके जेनेटिक स्ट्रक्चर को स्टडी करना, और फिर उसके बेसिस पे ही आपकी वैक्सीन्स की डेवलपमेंट होती है। दूसरी चीज, एनवायरमेंट इकोलॉजी को कैसे ध्यान में रखना है। ह्यूमन एक्टिविटीज एनक्रोच कर रही हैं नेचुरल हैबिटेट्स के अंदर। ह्यूमन एक्टिविटीज जैसे कि ग्रेजिंग, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, डिफॉरेस्टेशन, हैबिटेट की फ्रेगमेंटेशन, और इसकी वजह से हम बहुत ज्यादा जो है
क्लोज इंटरेक्शन में आ रहे हैं वाइल्ड लाइफ के, जो हमारे लिए भी सूटेबल नहीं है और वाइल्ड लाइफ के लिए भी सूटेबल नहीं है। अब इसमें आप एग्जांपल दे सकते हो चाइना के अंदर जो वाइल्ड लाइफ मार्केट्स लगती है या वाइल्ड एनिमल्स की मार्केट्स लगती है, तो ये चीज बहुत ज्यादा प्रॉब्लमैटिक है, ये बहुत बड़ा डेंजर है आपके वन हेल्थ अप्रोच को। तीसरी चीज कि हम जब देखते हैं कि इनइक्वालिटी, फ्रेजिलिटी, वायलेंस, यानी कि इकोनॉमिक सोशल कॉन्फ्लिक्ट्स जहां जहां होते हैं वहां पे ज्यादा रिस्क ऑफ डिजीज ट्रांसमिशन होता है। और वल्नरेबल सेक्शन जो हैं पूरे के पूरे पेंडेमिक्स यानी कि वाइड स्प्रेड डिजीजेस के बहुत ज्यादा वल्नरेबल होते हैं, इसीलिए भी वन हेल्थ अप्रोच हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी होता है। और चौथी चीज हम इसमें देखते हैं एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस। एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस का बेसिकली मतलब होता है कि जब बैक्टीरिया डिजीज कॉजिंग बैक्टीरिया एंटी माइक्रोबियल्स यानी कि जो उनसे लड़ने वाले पैथोजेंस या एंटीबॉडीज के खिलाफ एक इम्यूनिटी डेवलप कर लेते हैं, ग्रेटर एबिलिटी डेवलप करते हैं प्रोपोगेट होने की, और दोनों तरीके से हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली। हॉरिजॉन्टली का मतलब है स्पीशीज से स्पीशीज, एक स्पीशीज से दूसरी स्पीशीज में जंप कर रहा है वो, और वर्टिकली मतलब एक बंदे से दूसरे बंदे में या अपने ऑफस्प्रिंग्स के अंदर ये जो बैक्टीरिया है ये स्प्रेड होता है। जब हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली बहुत ज्यादा रेट से बैक्टीरिया प्रोपोगेट हो रहा है, उसको फाइट करने के लिए हम एंटी माइक्रोबियल्स का इस्तेमाल करते हैं, एंटीबायोटिक्स का इस्तेमाल करते हैं, बट हमें यह पता लगता है कि बाद में कि अब उस बैक्टीरिया ने इम्यूनिटी डेवलप कर ली है उसके खिलाफ, और ये एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस की प्रॉब्लम ये साइलेंट एपिडेमिक की तरह काम करता है। तो दिस इज ऑल्सो कॉल्ड साइलेंट एपिडेमिक। ये कीवर्ड आप इस्तेमाल कर सकते हो, ठीक है। कुछ कीवर्ड्स आप अपने आंसर्स में लिखोगे और बेहतर तरीके से वो निखर के आएंगे। मिसमैनेजमेंट ऑफ एंटीबायोटिक्स एंटी माइक्रोबियल्स, चाहे वो ह्यूमंस के अंदर हो, चाहे वो एनिमल्स के अंदर हो, चाहे उनका वेस्ट डिस्पोजल हो। अभी 3-4 साल पहले एक स्टडी आई थी जिसके अंदर ये पता चला था कि गंगा रिवर के अंदर नहाने से एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस डेवलप होती है। वो कैसे? जो भी फार्मास्यूटिकल कंपनीज काम कर रही हैं गंगा रिवर के अलोंग, अगर वो अपने एंटीबायोटिक्स के बनाए जाने वाले केमिकल्स को विदाउट ट्रीटमेंट डिस्पैच कर देती हैं या डिस्पर्स कर देती हैं या उनको रिवर्स के अंदर फैला देती हैं, तो फिर वहां से वो बैक्टीरिया आपके अंदर एंटर हो जाएंगे और धीरे धीरे करके स्मॉल डोजेजेस के अंदर आपके अंदर के बैक्टीरिया को एक रेजिस्टेंस मिलती रहेगी उसके अगेंस्ट। तो एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस का एक बहुत बड़ा कारण हो सकता है ये, ठीक है। तो जो भी आपका वेस्ट मैनेजमेंट है वो भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है टू प्रिवेंट एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस, जैसा मैंने ऑक्सीटोसिन के एग्जांपल में आपको बताया था, ठीक है। तो कंटामिनेंट्स जो एनवायरनमेंट है बहुत ज्यादा बढ़ रहे हैं। लोग जब एक जगह से दूसरी जगह माइग्रेट करते हैं, यहां वायलेंस का भी एग्जांपल दिया, और इन एनी वेज व्हेन देयर इज अ लॉट ऑफ माइग्रेशन ऑफ पीपल, दिस आल्सो रिजल्ट्स इन एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस बिकॉज दे विल कैरी सर्टेन बैक्टीरिया व्हिच आर मोर रेजिस्टेंट टू द एंटी माइक्रोब्स। तो आप इसका एग्जांपल दे सकते हैं पुराने समय में भी, when vaccines were not there, वैक्सीन डेवलप नहीं होती थी, तो जब जो ब्रिटिशर्स थे या यूरोपियंस थे वो अफ्रीकन कंट्रीज में जाते थे, अमेरिकन साउथ अमेरिका में जाते थे, नॉर्थ अमेरिका में जाते थे, तो उनको ढेर सारी बीमारियां हो जाती थी। रीजन भी कि उनकी जो इम्यूनिटी थी वो डेवलप नहीं हो पाई थी अकॉर्डिंग टू द पैथोजेंस दैट वर प्रेजेंट इन दो सब कॉन्टिनेंट्स और कॉन्टिनेंट्स। तो इसीलिए आपको अभी भी आज की डेट में भी ये चीज स्प्रेड हो रही है, और ये चीज ज्यादा इसलिए स्प्रेड हो रही है क्योंकि हम एनवायरमेंट से ज्यादा इंटरफेयर कर रहे हैं। सो वन हेल्थ के बेनिफिट्स आप पॉइंट वाइज यहां पे लिख सकते हो कि अगर हम वन हेल्थ करेंगे तो क्या क्या चीजें होंगी। फूड सेफ्टी भी इंश्योर होगी, AMR भी बचेगा, ह्यूमन एनिमल एनवायरनमेंट को डिजीजेस कंट्रोल होंगे, ठीक है, बायोडाइवर्सिटी प्रोटेक्ट होगी बिकॉज जो डिजीजेस हैं वो एनिमल्स को भी तो किल कर रहे हैं, मार रहे हैं। हाँ, सिर्फ आप अपने सेफ्टी के लिए अप्रोच नहीं लगा सकते। वन हेल्थ अप्रोच का यही मतलब है कि आप अगर एनिमल्स में डिजीज के स्प्रेड को कंट्रोल करते हो तो ऑटोमेटिकली आपके अंदर जो डिजीज का स्प्रेड है वो कंट्रोल होगा। तो इसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि डिजीज सर्वेलेंस और मैपिंग की जाए। इसमें आप ये भी लिख सकते हो डिजीज सर्वेलेंस, ठीक है। तो सर्वेलेंस के लिए ऑल्दो 2004 में भारत ने इंडिया के अंदर भी एक डिजीज सर्वेलेंस प्रोग्राम स्टार्ट किया था, बट क्योंकि डेटा बहुत इजीली फ्लो नहीं करता है लोकल लेवल से डिस्ट्रिक्ट लेवल से स्टेट लेवल से नेशनल लेवल तक, इसी वजह से डिजीज सर्वेलेंस और मैपिंग बड़े अच्छी तरीके से भारत में आज तक नहीं हो पाई है, जिसकी वजह से हम ये वल्नरेबल पॉपुलेशन को शायद उतना आइडेंटिफाई नहीं कर पाते हैं, और जो पेंडेमिक्स हैं उनको कुछ हद तक रिस्ट्रिक्ट करने में हमारे में
नाकामयाबी रहती है। ऑल्दो हमने वैक्सीन डेवलपमेंट अच्छे से की है, हमने प्रोटेक्टिव मेजर्स बहुत अच्छे से लिए हैं, लेकिन जो प्रीएम्प्टिव मेजर्स हैं वो हमने नहीं लिए। ये नहीं हमने कंपेयर करना कि भाई यूएस में भी तो ऐसे हुआ था वैसे हुआ था। आप अपनी कंट्री को देखें, उसका डिजीज सर्वेलेंस प्रोग्राम कैसे आप बेहतर बना सकते हैं, इंप्रूव कर सकते हैं, उसकी बात करेंगे यहाँ पे। तो अब चैलेंजेस क्या है वन हेल्थ अप्रोच के? आपसे दूसरा पार्ट ऑफ क्वेश्चन पूछा था, व्हाट आर द चैलेंजेस। चैलेंजेस में आप ये लिखोगे कि डेटा डेवलप नहीं होता है और डेटा अच्छे से शेयर नहीं होता है, जिसकी वजह से फटाफट से हम रिसर्च नहीं कर पाते हैं, डेवलपमेंट नहीं कर पाते हैं ऑफ द वैक्सीनेशंस और ऑफ द programs that need to be put in place for protecting the disease, for protecting the population। ये चीज हम नहीं करते। फिर हम साइलोज में स्ट्रेटेजी बनाते हैं कि हेल्थ मिनिस्ट्री अलग कर रहा है, डिपार्टमेंट ऑफ बायो, उसमें भी हेल्थ मिनिस्ट्री के अंदर भी देयर आर डिफरेंट बॉडीज दैट आर वर्किंग इंडिपेंडेंटली। ICMR है, ICAR है, डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी है, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी है। इनमें थोड़ी सी कम डेटा शेयरिंग हो रही है। ऐसा नहीं कि कोलैबोरेशन नहीं होती है, बिल्कुल होती है, बट जिस लेवल पे होनी चाहिए प्लांट डिजीज, एनिमल डिजीज, ह्यूमन डिजीज के अंदर, वो अभी तक नहीं देखी गई है। फिर अब आपके पास एक प्रॉब्लम तो है कि आप फंडिंग तो कर ही नहीं रहे हैं, चाहे वो हेल्थ से रिलेटेड हो, चाहे वो रिसर्च एंड डेवलपमेंट से रिलेटेड हो। आपकी स्पेंडिंग अभी भी 2% के आसपास हॉवर कर रही है, जबकि काफी बड़ी इकोनॉमीज के अंदर या हमारे से कंपेरेबल इकोनॉमीज के अंदर भी 10% के आसपास ये जीडीपी का होता है। लोगों के बीच में लो अवेयरनेस होना, स्टेक होल्डर्स के बीच में लो अवेयरनेस होना, इसकी भी हम बात कर सकते हैं। फिजिशियंस, नर्सेज और हेल्थ केयर वर्कर्स और उनकी स्किल्स को लेकर भी बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है। तो अगर हम ओवरऑल बात बताएं, इफ यू टॉक अबाउट एंटायर हेल्थ केयर सेक्टर, नॉट ओनली डॉक्टर्स, इनफैक्ट आप जो है हेल्थ केयर वर्कर्स की बात कर सकते हैं, फिजिशियंस की बात कर सकते हैं। तो ओवरऑल जो शॉर्टेज है, 6 लाख की शॉर्टेज हमारे कंट्री के अंदर मौजूद है। मिनिस्टर के द्वारा दिया गया ये डेटा है। तो ये लैक ऑफ स्किल्स भी या लैक ऑफ हेल्थ स्किल्ड वर्कफोर्स भी हमारे लिए एक बहुत प्रॉब्लम साबित होती है, क्योंकि आपसे चैलेंजेस पूछे गए हैं। ठीक है, तो इंटरनेशनल लेवल पे ऑल्दो FAO यानी फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन ने भी कुछ बताया है कि आगे क्या हमें करना चाहिए। तो वही चीज आप वे फॉरवर्ड में लिख सकते हो, इनमें से कोई भी एक, एनी वन। ठीक है, तो ऐसे और या इस चीज को आप अपना कंक्लूजन बना के लिख सकते हो कि स्ट्रॉन्ग, कंटिन्यूअस, म्यूचुअली बेनिफिशियल कोलैबोरेशन और कोऑर्डिनेशन होनी चाहिए अलग अलग इंस्टीट्यूशंस के अंदर, अलग अलग डिपार्टमेंट्स के अंदर, ताकि बेहतर तरीके से तीनों चीज़ों को, तो इसमें एनवायरनमेंट मिनिस्ट्री भी आपकी आ जाएगी, इसमें आपकी हेल्थ मिनिस्ट्री भी आ जाएगी, इसमें साइंस एंड टेक्नोलॉजी मिनिस्ट्री आ जाएगी। रिसेंटली वन हेल्थ के लिए एक फोरम बनाया गया था और वन हेल्थ प्रोजेक्ट स्टार्ट किया गया था। ठीक है, जिसके अंदर आपके साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंदर डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक और मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ दोनों इन्वॉल्व हैं। इसी तरीके के इनिशिएटिव्स हमें आगे भी लेने चाहिए। ये चीज आप इसमें लिख देंगे, आपके आंसर की जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो पूरी हो जाएंगी और आप इसके ऊपर एक सवाल का आंसर लिख सकते हैं। मेरा ये आंसर कराने का ये भी पर्पस था कि कई बार आपको बहुत ज्यादा डिटेल में चीजों के बारे में नहीं पता होता है, बट आप एक आंसर जरूर क्यूरेट कर सकते हो अगर आपको उसके बारे में बेसिक चीजें, बेसिक इंफॉर्मेशन अवेलेबल हो। नाउ वन हेल्थ अप्रोच के लिए अब आप नोट्स बना सकते हैं। वन हेल्थ में इंडिया के क्या इनिशिएटिव्स हैं इसको भी आप लिख सकते हैं, और ग्लोबल लेवल के क्या इनिशिएटिव्स है, ऐसे 3-4 इनिशिएटिव्स ग्लोबल लेवल के, 3-4 इनिशिएटिव्स इंडिया के अंदर क्या लिए गए हैं, इन्हें भी अपने नोट्स में जरूर ऐड करिएगा। और अगले सेशन में हम आपसे दोबारा मुलाकात करेंगे। थैंक यू।